नमस्कार, मैं हूँ व्यास जी। भारत का विचार श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 3 के आर्टिकल 12 और 13 के बारे में, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मित्रों, मैंने भारत का विचार के बारे में जब आपसे चर्चा किया था और इसके बाद प्रिएम्बल पर जो मैंने चर्चा किया था, तो उसी समय मैंने स्पष्ट कहा था कि जो भारत का विचार है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो प्रिएम्बल में फंडामेंटल राइट्स में जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और जो 51A नया आर्टिकल जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो सब मिला करके एक समुच्चय के रूप में, पूंजीभूत रूप में हमारे सामने आता है। तो इसके पहले मैंने प्रिएम्बल पर चर्चा की थी और आज मैं पार्ट 3 पर शुरू कर रहा हूँ। चूँकि यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, इसलिए मैं एक साथ सारे आर्टिकल पर चर्चा नहीं कर पाऊँगा। आज मैं दो आर्टिकल 12 एंड 13 के बारे में बात करना चाहूँगा। और इन दोनों आर्टिकल में बात करने के पहले थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं वो हमारे संविधान में किस प्रकार से आ सके थे और क्यों आ सके थे। आप सभी लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं, अगर आपने मेरे वीडियोस को देखे होंगे तो दुनिया के इतिहास में मैग्ना कार्टा जो 2015 में हस्ताक्षरित हुआ था, उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जो किंग जॉन उस समय थे, उनसे ये बात मनवाई थी कि मनुष्य के बहुत ही प्राचीन अधिकार होते हैं और वो अधिकार मनुष्य होने के नाते होते हैं। जब हम आप मानव जाति में पैदा हुए हैं तो बहुत सारे हमारे नैसर्गिक अधिकार हैं जो राजतंत्र में, खास करके जब सरप्लस जनरेट होना शुरू हुआ और राज्य बनने शुरू हो गए स्टेट के रूप में, चाहे सामंतवाद की बात करें या राजतंत्र की बात करें, तो राजा की मर्जी हो गई। क्योंकि राजा बहुत ही ताकतवर होता था, बहुत ही प्रभावशाली होता था, कई बार तो उसने जो कह दिया वही कानून हो गया। तो ब्रिटेन में भी यही दशा थी, दुनिया के हर देश में दशा थी, क्योंकि राजा को माना जाता था वो ईश्वर का अवतार है। इसलिए उस ईश्वर के अवतार के आदेश के विरुद्ध जाने का मतलब था कि आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं, ईश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, और फिर उसमें बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी। लेकिन जो जो दुनिया में लोगों ने अपने अधिकारों को समझना शुरू किया, जो जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था आने लगी, तो लोगों ने महसूस किया कि हम मनुष्य हैं, हम होमोसेपियंस हैं, मानव जाति के लोग हैं, हमारा विकास एक लंबी प्रक्रिया में हुआ है और विकास की इस स्थिति में हमारे बहुत सारे अधिकार मनुष्य होने के कारण हैं। क्योंकि जो अधिकार हमें मनुष्य होने के कारण हैं, उस पर राज्य अगर अतिक्रमण कर रहा है तो राज्य का विरोध किया जाना चाहिए। और मैग्ना कार्टा वो पहला विरोध था, विरोध की पहली अभिव्यक्ति थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या ब्रिटेन की जनता ने, कह सकते हैं, राजा जो किंग जॉन उनका नाम था, उनके विरुद्ध किया और मैग्ना कार्टा साइन हुआ। और पहली बार माना गया, आधुनिक युग में कहा जा सकता है, कि मनुष्य के जो अधिकार हैं, जो इंग्लैंड की जनता के अधिकार हैं मनुष्य होने के नाते, उस पर मुहर लगी मैग्ना कार्टा के बाद। और बाद में फिर धीरे धीरे बहुत सारे दूसरे अधिकार जुड़ते चले गए और 1689 में फिर बिल ऑफ राइट्स हस्ताक्षरित हुआ। तो दूसरी परिघटना घटी, ऐतिहासिक घटना, वह थी फ्रांस की क्रांति, जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के नारे के साथ शुरू हुई और उसने फिर सिटीजन और मैन के अधिकारों की बात की। और 1789 में, 1789 में एक वहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स करके, और उसमें बहुत सारे अधिकारों को माना गया, मान्यता दी गई। क्योंकि वहाँ तो सामंतवाद था, वहाँ तो अगर आपने टेल ऑफ टू सिटीज़ पढ़ा हुआ होगा तो आपने देखा होगा क्या स्थिति फ्रांस की क्रांति के पूर्व वहाँ पर थी। और उसके बाद भी नेपोलियन आए। नेपोलियन बहुत बहादुर भी थे, लेकिन एक तरीके से राजतंत्र उन्होंने शुरू किया। परंतु जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन हुआ, उसने बिल्कुल फ्रांस के इतिहास को बदल दिया और यूरोप पर उसका असर पड़ा। और जब अमेरिका लिबरेट हुआ, अमेरिका आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, तो उसके बाद जो उन्होंने संविधान बनाया, उसमें उन्होंने मनुष्य के
इनएलिएनेबल राइट्स की बात की, यानी नैसर्गिक अधिकारों की बात की। अगर मनुष्य हैं तो अविभाज्य हैं, हमारे अंदर से कुछ अधिकार उसे आप विभाजित नहीं कर सकते, वो मनुष्य होने के नाते हैं। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10वां अमेंडमेंट हुआ उसमें बिल ऑफ राइट्स, जो मोटे तौर पर इन मौलिक अधिकारों की पूर्व पीठिका तैयार करते हैं, वो माना गया। अगर हम भारत की बात करें तो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद जब हम जीते उस लड़ाई में, और जब हमें आज़ादी जिस तरीके से हमने हासिल की, जब संविधान लिखने की बारी आई, तो हमने इस बात को महसूस किया कि हमारे अधिकार हैं, मनुष्य का अधिकार हैं, मानव जाति का अधिकार हैं। और ये मानव जाति का अधिकार इन मैग्ना कार्टा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, और बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिका का है, और इंग्लैंड का भी मैग्ना कार्टा के बाद जो बिल ऑफ राइट्स बना था, उनकी तरह से तो है ही, उन्होंने डिक्लेयर किया ही है, उद्घोषणा किया उस राइट का, क्योंकि राइट कोई दे नहीं रहा है, वो मनुष्य के वो अधिकार उसके मनुष्य होने के नाते थे, इसलिए उसकी घोषणा एक तरीके से राज्य ने की थी। जबकि राज्य का हो सकता है मन नहीं रहा हो, क्योंकि वो तो शोषक वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में जो शासन होते हैं वो तो आम जनता की परवाह नहीं करते, परंतु वो उद्घोषणा थी और उससे हमने सीखा। लेकिन हमारे अपने देश में, हमारी अपनी परंपरा में, मैंने अपने पहले वीडियो में बात कही थी, अगर हम तैत्तरीय उपनिषद के उस श्लोक की चर्चा करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस सर्वे कौन है? मानव जाति है, मनुष्य है, जो इस धरा पर, इस धरती पर, जो इस भारत जैसे देश में वो उस समय मौजूद था। और हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषा ने कहा कि मनुष्य सुखी रहे, तो सुखी कैसे रहेगा? मनुष्य निरोग है, निरोग रहे कैसे रहेगा? बिना अधिकारों का कैसे रहेगा? बिना जो उसके नैसर्गिक अधिकार हैं उसको दबाया जाएगा तो कैसे रहेगा? तो वहाँ से इसकी जेनेसिस हमारे देश में मिलती है, और जो दुनिया के देशों में हो रहा था वो मिलती है। हम अगर मेनका गांधी का केस जो 1978 में जिसका निर्णय हुआ था, जो हमारा आर्टिकल 21 है लाइफ के बारे में, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी डिनाइड एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो उसमें उस केस में जस्टिस भगवती ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है या अपना जो नियमन दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वैदिक काल से ही कुछ हमारे अधिकार रहे हैं इस देश में, जो जिसको माना जाता रहा, इसको बुनियादी मूल्य माने गए। ये जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात मैं कह रहा हूँ, उसको जस्टिस भगवती कहते हैं बुनियादी मूल्य है, और ये वैदिक काल से चला आ रहा है, और इसे हर हाल में, कोई भी सरकार हो, उसे हर हाल में इसको मान्यता देनी ही चाहिए, देनी ही होगी। और आप जानते हैं कि मेनका गांधी केस के बाद से फंडामेंटल राइट्स का जो पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ी, नेचुरल जस्टिस जुड़ा, रूल ऑफ लॉ जुड़ा। कहा कि फंडामेंटल राइट्स का मायने ये हुआ कि एक स्वतंत्र समाज में, एक न्यायपूर्ण समाज में, एक जनतांत्रिक समाज में मनुष्य को वो सारे हक मिलने चाहिए जो मनुष्य के रूप में उसको उसका अधिकार है, वो मिलने चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य है। और इसलिए भी मिलने चाहिए ताकि एक स्वतंत्र समाज में, एक न्यायपूर्ण समाज में मनुष्य पूरी तरह से अपना बौद्धिक विकास कर सके, अपना मानसिक विकास कर सके। बौद्धिक विकास और मानसिक विकास तो मोटे तौर पर एक ही चीज़ है। अपना आध्यात्मिक विकास कर सके, और इस प्रकार से वह पूर्णता को प्राप्त कर सके। ऐसा अवसर फंडामेंटल राइट्स या जो मौलिक अधिकार हैं उसको उपलब्ध कराते हैं, ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं। भगवती ने भी इस वातावरण की बात कही कि जो मौलिक अधिकार है एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जिस वातावरण में मनुष्य अपना बौद्धिक विकास कर सकता है, मनुष्य अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है, मनुष्य अपना नैतिक विकास कर सकता है। तो मित्रों, हम लोग इस बात को अगर समझ रहे हैं कि यह क्यों ज़रूरी है मौलिक अधिकार, और भारत में संविधान बनाते समय अपनी मनीषा से और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था उसे सीख करके हम लोगों ने मौलिक अधिकारों का ये जो पार्ट 3 डाला, तब ये भारत का विचार या आइडिया ऑफ इंडिया हमारी समझ में अच्छी तरीके से आ सकता है। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होगा कि मनुष्य के अगर इतने अधिकार होंगे तो समाज की कुछ आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, सोशल नीड हो सकता है, और दोनों के बीच में टकराव की स्थितियां आ सकती हैं। इसलिए यह माना गया हमारे संविधान में
कि कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता, परम नहीं होता, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसकी सीमा रेखाएं होती हैं और सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जो ऐसे ऐसे अवरोध लगाए जा सकते हैं जो समाज के लिए ज़रूरी हो। क्योंकि अगर बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट दे देंगे, अगर लोगों को बिल्कुल स्वच्छंद छोड़ देंगे, तब तो फिर जैसे सड़क पे दो भैंसें आपस में लड़ते पाए जाते हैं और कोई उनको रोकता नहीं है, खास करके भैंसों के किंगडम में से, तो फिर वही स्थिति हो जाएगी, जंगल राज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं रहा हुआ कि हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल इन तीनों मैग्ना कार्टा या डिक्लेरेशन जो फ्रांस में हुआ था या बिल ऑफ राइट्स जो इंग्लैंड जो अमेरिका में बना था, उससे आगे चल करके बहुत सारे अधिकारों और उसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को उसने जोड़ा और एक रिटन संविधान हमारा बना हुआ है। लेकिन ये किसके विरुद्ध है? ऐसा है कि अगर स्टेट, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि यदि माना जाए कि राजा में ईश्वर है, तो राजा जो चाहेगा वही देगा। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे या मौलिक अधिकार बनाए गए हैं, ये बनाए गए कि राज्य जो है, स्टेट जो है, वह अपनी सीमा में काम करेगा, मनुष्य भी अपनी सीमा में काम करेगा और स्टेट भी अपनी सीमा में काम करेगा। क्योंकि स्टेट को कौन चलाता है? सरकारें चलाती हैं। प्रजातंत्र में, जनतंत्र में सरकारों में कौन होते हैं? सरकारों में मेजॉरिटी पार्टी के लोग होते हैं और मेजॉरिटी पार्टी जो ही शासन में आती है, सबकी कोशिश होती है कि उसके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठे। अगर आवाज़ उठे तो दबा दिया जाएगा। उसकी कोशिश होती है मनुष्य को दबा के रखने की। ये स्टेट की प्रवृत्ति है, स्टेट की प्रकृति है, नेचर है स्टेट का। वैसी दशा में अगर राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, हनन करता है, तो हमारे जो मौलिक अधिकारों के पूरे अध्याय में उसका वर्णन किया गया है कि वह नहीं कर सकता, वह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है समाज के सोशल नीड के आधार पे, सामाजिक आवश्यकता के आधार पर एक हार्मोनियस बैलेंस बनाए रखने के लिए, किंतु वह रीजनेबलनेस का जो परीक्षण है वो निश्चित तौर से कोर्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से ये राज्य के विरुद्ध मिलता है। अब हम आएँ आर्टिकल 12, राज्य की परिभाषा क्या कहता है। आर्टिकल 12 में पहले राज्य की परिभाषा बताई गई। राज्य में पार्लियामेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और उनके लेजिस्लेचर्स हैं, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ हैं जो भारत के भूभाग के विदिन हैं, और चौथा है कि लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं और अदर अथॉरिटी जो भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो इन्हें स्टेट के दायरे में रखा गया। अब इसमें केवल एग्जीक्यूटिव ही नहीं है, अब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है, ये जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ बनी हुई हैं, सारे के सारे लोकल अथॉरिटीज़ में आती हैं, जिला परिषद बने हुए हैं, यानी जिनको भी हम ये समझते हैं कि वे गवर्नेंस में इन्वॉल्व हैं देश की ओर से, या यूँ कहा जाए कि यूनियन स्टेट की ओर से गवर्नेंस में जो भी इन्वॉल्वमेंट है उनका, वे सभी लोग स्टेट की परिभाषा में आते हैं। यूनिवर्सिटी भी स्टेट की परिभाषा में आता है, बिजली बोर्ड भी स्टेट की परिभाषा में आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ ऐसी हैं जो स्टेट की परिभाषा में आती हैं। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि जो संविधान बना था और संविधान जब से लागू हुआ, वो लागू होने की तारीख के पहले देश में जो भी कानून थे, यदि उन्होंने उल्लंघन किया हो या उस कानूनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो, तो उस हद तक, उस सीमा तक वे कानून रद्द माने जाएंगे, अल्ट्रा वायरी माने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरी बात वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है और ये जो विधान मंडल हैं, वे ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हो। अब आप समझ लें कि यह जो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके की सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा उसने संसद और विधान मंडलों पर खींच दिया है। अभी काफ़ी बहस चल रही है, मैंने भी एक वीडियो में इस विमर्श पर चर्चा किया था कि संसद बड़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है, इस पर लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। आर्टिकल 13 का ये सब आर्टिकल 2 या उपधारा 2 ये कहती है कि आप नहीं बनाएंगे, और अगर आप बनाते हैं तो कौन इसको तय करेगा? इसको निश्चित तौर से
आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट तय करेगा और आर्टिकल 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये सर्वोच्चता की बात नहीं है। बात यह है कि यदि अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन करते हैं, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हैं, ऐसा कोई कानून बनाते हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या अतिक्रमण करता हो, तो उसे कोर्ट को शक्ति दी गई है हमारे संविधान के द्वारा कि उसे अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर दे, उस हद तक, उस सीमा तक। पूरे कानून को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पूरा कानून ही ऐसा बना हुआ हो जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, अतिक्रमण करता हो, खत्म करता हो, तो फिर उसको भी रद्द किया जा सकता है। और जो आर्टिकल 13 में ही इस तरह से उनमें जो सीमा रेखा दे दी गई, उसी में ये भी कह दिया गया कि उतनी ही हद तक, जितने हद तक ये कानून उल्लंघन करते हैं, उतने ही हद तक वो रहेंगे। पूरे के पूरे यानी सेवरेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट उसमें निकल करके सामने आता है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये जो मौलिक अधिकार हैं वो मनुष्य को पूर्णता देने के अधिकार हैं, वो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए हैं, और कोई दे नहीं रहा। संविधान में भी दिया नहीं गया, उसकी एक तरह से कह सकते हैं उद्घोषणा की गई और ऐसी व्यवस्था की गई। चूँकि भारत का विचार है, वो आइडिया ऑफ इंडिया है और इसके आधार पर हमें समाज को आगे ले जाना है, तो उसकी घोषणा की गई कि अधिकार हैं। और संसद की भी सीमा तय कर दी गई, विधानमंडलों की भी सीमा कर दी गई। जो अथॉरिटी स्टेट की परिभाषा में आते हैं, सबकी सीमा तय कर दी गई। मनुष्य की भी सीमा तय कर दी गई, भारत के नागरिकों और पर्सन्स की भी सीमा तय कर दी गई कि आप इन कारणों से, ऐसा नहीं कि आप एब्सोल्युटली आप इस्तेमाल करके और स्वच्छंद हो जाएं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे संविधान के धारा या आर्टिकल 12 और 13 के अंतर्गत जो हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो चर्चा की गई है, मैंने आज आपसे उसको शेयर किया। और आने वाले समय में उसके बाद की जो आर्टिकल्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक अपील करना चाहूँगा आप तक, जिन साथियों तक ये हमारी बात पहुंच रही हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जनोपयोगी विषयों पर जो हम लोग बातचीत चर्चा करते हैं उसे समझने का मौका मिले, जानने का मौका मिले। और यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो निश्चित तौर से कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखें, उससे हमें अपने कार्यक्रम को ठीक करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।